इराक की राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारियों ने स्वीडन की एम्बेसी को घेर लिया। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने 2 जुलाई को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी इस्लामिक देश हिस्सा लेंगे। स्वीडन नाटो का हिस्सा बनना चाहता है। अब ये नाटो क्या है, बल्कि लगभग सभी यूरोपियन देशों में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। स्वीडन यूरोप महाद्वीप का एक देश जो अपने क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से लगभग दुगना है और आबादी में 1 करोड़ से कुछ ही ज्यादा। दुनिया भर में जनसंख्या के आंकड़े जारी करने वाले अमेरिका के संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन की आबादी में मुसलमान लगभग 8% है। हालांकि स्वीडन सरकार अपने यहाँ मुस्लिम आबादी को और भी कम बताती है। यहाँ की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के सामने ईद उल अजहा के दिन एक शख्स ने कुरान को फाड़ा और जला दिया। And then he set it on fire. Around 200 people saw this entire episode unfold. सरकार ने ऐसी इजाजत दे दी है जिससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। This protester filmed outside Stockholm's central mosque. इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि इस आदमी को ऐसा करने की इजाजत वहां की एक अदालत ने दी। अदालत का कहना था कि जब तक सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा ना हो तब तक किसी के विरोध करने के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों में कुरान जलाए जाने को लेकर गंभीर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ईरान ने कहा कि कुरान को जलाना पूरी दुनिया के मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने जैसा है। ईरान ने स्वीडन के राजदूत को तलब कर अपना विरोध जताया। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि ईरान की सरकार और लोग इस अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोरक्को, सऊदी अरब, तुर्की और सभी अरब देशों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे हीनियस क्राइम बताया। इराक की राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारियों ने स्वीडन की एम्बेसी को घेर लिया और गेट तोड़कर अंदर घुस गए। प्रशासन को एम्बेसी परिसर खाली कराने में दांतों तले पसीना आ गया। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने 2 जुलाई को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी इस्लामिक देश हिस्सा लेंगे। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री ने भी कुरान जलाए जाने की घटना की निंदा करते हुए कहा है कि किसी भी दूसरे शख्स की बेइज्जती करने का कोई मतलब नहीं। इस घटना के बाद स्वीडन के मूल निवासी वहां के मुसलमानों को गले लगाते भी देखे गए। अमीरी के मामले में स्वीडन दुनिया के 7वें नंबर पर है। वहां के नागरिक उच्च स्तर का जीवन जीते हैं। वहां की प्रति व्यक्ति सालाना इनकम 47,000 अमेरिकी डॉलर यानी जबरदस्त है। स्वीडन में मुस्लिम आबादी बहुत कम है। इसके बावजूद इस तरह की घटनाओं का कारण क्या है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्वीडन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और रूस इसका एशियाई पड़ोसी है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से स्वीडन नाटो का हिस्सा बनना चाहता है। अब ये नाटो क्या है? दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद सन 1949 में अमेरिका और उसके मित्र यूरोपियन देशों ने एक संगठन बनाया, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका उद्देश्य, इसका मकसद सदस्य देशों को जरूरत पड़ने पर राजनीतिक और सैन्य सहायता प्रोवाइड कराना है। यानी नाटो सदस्य देशों में से किसी एक पर भी कोई गैर नाटो देश हमला करता है तो इसे सभी पर हमला माना जाएगा और सभी नाटो देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। यूक्रेन के नाटो का सदस्य नहीं होने के चलते अन्य यूरोपियन देश रूस के खिलाफ खुली सैन्य कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। स्वीडन भविष्य में रूस की ओर से हो सकने वाले किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए नाटो की सदस्यता हासिल करना चाहता है। रूस को कमजोर करने की अमेरिका की नीति के चलते एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ यूरोप की सीमा से जुड़े होने वाले तुर्की को 1952 में नाटो का सदस्य देश बनाया गया था। तुर्की नहीं चाहता कि स्वीडन नाटो का हिस्सा बने। इसी वजह से स्वीडन की सरकार के रिश्ते तुर्की के साथ सहज नहीं हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल होने के कारण स्वीडन के दक्षिणपंथी राजनीतिक अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक डिप्लोमेटिक समस्या को इस्लामोफोबिया की शक्ल में पेश कर रहे हैं। और ये सब केवल स्वीडन में नहीं हो रहा, बल्कि लगभग सभी यूरोपियन देशों में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। अपने सैन्य सामानों को बेचने के लिए एशियाई देशों को युद्ध में उलझाकर अकूत धन कमाने वाले देशों में एक नई समस्या आ गई। स्वीडन भी उनमें से एक है।
स्वीडन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा हथियारों के निर्यात से भी आता है। बेशुमार पैसा, लेकिन बहुत कम आबादी वाले इन सभी यूरोपियन देशों को अपने विकास के लिए मैन पावर की जरूरत थी। जैसा हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश से लगभग 2 गुना बड़े स्वीडन की आबादी अभी भी महज 1 करोड़ के आसपास ही है, जबकि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग रहते हैं। ऐसे में उन्हें अपने ही लड़वाए हुए देशों के शरणार्थियों के रूप में लेबर मिली। एक और बड़े हथियार निर्यातक फ्रांस, जो क्षेत्रफल में लगभग स्वीडन जितना ही है, उसकी आबादी अभी भी 7 करोड़ से कम है। यही हालात ब्रिटेन सहित लगभग सभी यूरोपियन देशों की है। हथियारों के लिए जंग कराना और युद्धग्रस्त क्षेत्रों की बर्बाद जनता को अपने यहाँ लेबर बनाने के लिए वीजा कानूनों को आसान बनाने का जो काम इन देशों ने किया, उससे इन्हें नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी जगह पर केवल लोग नहीं आते, बल्कि अपने साथ संस्कृतियां और भाषाएं भी लाते हैं। अपने अपने देशों में हालात सामान्य होने के बाद लौटने की उम्मीद में वो अपनी भाषा और संस्कृति को बचाकर भी रखना चाहते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक नई जंग, संस्कृतियों की जंग, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, जैसा कि भारत में गोदी मीडिया दिखा रहा है। पाकिस्तान में मुसलमानों के बीच ही अफगान, बलोच, सिंधी, मुहाजिर, पंजाबी, बांग्लादेशी संघर्ष देखने को मिलता है। भारत में हिंदुओं के बीच ही मैदानी आदिवासी उत्तर दक्षिण टकराव देखा जाता है। मुंबई रेलवे स्टेशन पर उत्तर भारतीय हिंदुओं को मराठी शिव सैनिक पीटते हैं। जरूरत इस बात की है कि एशियाई और अफ्रीकी देश हथियार निर्यातकों की नीति को समझें, आपसी दुश्मनी भुलाकर नाटो की ही तरह अपने संगठन बनाएं और विकास की राह पर चलें, ताकि उनके यहाँ से गए सभी शरणार्थी अपने अपने देश, अपनी अपनी संस्कृति में रहकर अच्छा जीवन जी सकें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें।